नमस्कार। आज हम आयशर मोटर्स पर बात करेंगे, खास तौर पर उनकी पहली तिमाही Q1 FY26 के नतीजों पर और साथ में कुछ हाल की घोषणाएं भी हैं। हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, प्रेस रिलीज है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें। और सबसे खास बात, कंपनी ने कहा है कि ये उनकी अब तक की बेस्ट पहली तिमाही रही है, रेवेन्यू, ईबिटा, PAT सबके लिहाज से। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े आंकड़े हैं, आयशा मोटर्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मतलब कुल आमदनी 5,042 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 14.8% ज्यादा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT वो 1,205 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 9.4% ज्यादा है। ये तो काफी प्रभावशाली आंकड़े लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये YOY मतलब साल दर साल तो अच्छे हैं ही। हालांकि पिछली तिमाही Q4 से अगर देखें तो रेवेन्यू में एक मामूली सी करीब 4% की कमी है। पर दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट वो पिछली तिमाही से करीब 3% बढ़ा है। अच्छा। हाँ, वैसे ऑटो सेक्टर में ज्यादातर EOY कंपैरिजन ही मायने रखता है और उस हिसाब से 14.8% की ग्रोथ मजबूत है। और ये आंकड़े बाजार के जो अनुमान थे, रेवेन्यू करीब 4,960 करोड़ रुपए और PAT 1,150 करोड़, उनसे भी बेहतर है। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर वो लगभग 44 रुपए है। ये पिछली तिमाही के 49 से तो कम है, लेकिन पिछले साल के 40 से बेहतर है। अच्छा, तो ये जो शानदार बढ़ोतरी दिख रही है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? देखिए, सबसे बड़ा हाथ तो इसमें रॉयल एनफील्ड की बिक्री का है। इस तिमाही में 2,61,326 मोटरसाइकिलें बिकी। ये पिछले साल की तुलना में 14.7% ज्यादा है। और इसमें खास तौर पर जो नई हंटर 350 है, लगता है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हाँ, हंटर काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। और साथ ही वी कमर्शियल व्हीकल्स VECV जो वोल्वो के साथ जॉइंट वेंचर है, उनका प्रदर्शन भी बहुत मजबूत रहा है। उनका रेवेन्यू 11.9% बढ़ा है और EBITDA मतलब ब्याज टैक्स वगैरह से पहले की कमाई वो तो 32.6% बढ़ी है। अरे वाह। हाँ, उन्हें 21,610 गाड़ियां बेची, जो 9.7% की वृद्धि है। और ये VCV की भी अब तक की सबसे अच्छी पहली तिमाही है। उन्होंने हल्के और मध्यम ट्रक, LMD ट्रक्स और बसों में अपनी मार्केट हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। अच्छा। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि VCV का जो मुनाफा है इस तिमाही 157 करोड़ रुपए, वो सीधा EML के मुनाफे में जुड़ता है। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले कम दिख रहा है, पर उसकी वजह एक वन ऑफ इम्पैक्ट मतलब एक बार की विशेष घटना बताई गई है। समझ गई। तो बिक्री और मुनाफे के अलावा कंपनी की तरफ से कोई और रणनीतिक कदम या घोषणाएं भी हुई हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। कंपनी ने हाल ही में जैसे USOPs मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कुछ शेयर जारी किए हैं और 3 अगस्त 2025 से ट्रेडिंग विंडो फिर से खोली है। नए कॉस्ट ऑडिटर भी नियुक्त किए हैं, मेसर्स ज्योति सतीश एंड कंपनी। अच्छा। तो ये सब दिखाता है कि कंपनी काफी सक्रिय है। और अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें ना, तो कुछ और बड़े ट्रेंड्स नजर आते हैं। जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन पर काफी जोर है। नेपाल में लोकल असेंबली शुरू की है, अर्जेंटीना, ब्राजील, थाईलैंड जैसी जगहों पर भी इनके CKD यूनिट्स हैं। CKD मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन, पार्ट्स भेजकर वहां बाइक असेंबल करना। ओके। इसके अलावा नई मोटरसाइकिलें लगातार ला रहे हैं। प्रेजेंटेशन में गिरिला 450, क्लासिक 650, बेयर 650 जैसे मॉडल्स का जिक्र है। ये नए ग्राहक वर्गों को टारगेट कर सकते हैं। ओके। और सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं, इनका जो नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस है, जैसे कपड़े हैं, इनके कॉन्शियस कलेक्शन वाले, एक्सेसरीज हैं, स्पेयर्स हैं, उस पर भी ध्यान है। और ब्रांड एक्सपीरियंस बनाने पर जोर है, जैसे राइड्स करवाते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं, हंटरहुड फेस्टिवल, हिमालयन ओडिसी वगैरह। और भविष्य को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, उसके बारे में कुछ है? हाँ, उस पर भी बात है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में फ्लाइंग फ्ली नाम के एक EV ब्रांड का जिक्र आया है। और साथ ही कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक लक्ष्य है कि मौजूदा IC मतलब पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स और आने वाले EV के बीच एक सही संतुलन, एक बैलेंस बनाया जाए। तो ये भविष्य की दिशा का एक साफ संकेत है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी तिमाही को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो आयशर मोटर्स ने साल की शुरुआत जबरदस्त की है। बाजार के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। रॉयल एनफील्ड की बिक्री वो ग्रोथ का मेन इंजन बनी हुई है। VCV भी लगातार मजबूत हो रहा है, अपनी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और कंपनी रणनीतिक तौर पर कई चीजों पर फोकस कर रही है। नए प्रोडक्ट्स, ग्लोबल पहुंच, ब्रांड एक्सपीरियंस और भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी EV। और हाँ, शेयरधारकों के लिए 70 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का प्रस्ताव भी है, जो एक अच्छा संकेत है। दिलचस्प है। मतलब कंपनी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। सही काम। आयशर इस समय ना एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अपनी पुरानी विरासत जैसे बुलेट और क्लासिक और जो नए सेगमेंट में बाइक्स आ रही हैं जैसे हंटर 650cc रेंज और अब ये गोरिल्ला 450, इनके बीच। घरेलू बाजार में जो उनका दबदबा है, मिड साइज सेगमेंट में 87% से ज्यादा हिस्सेदारियां उनकी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की जो महत्वाकांक्षा है उसके बीच। और अपनी पेट्रोल इंजन की जो मजबूती है और भविष्य की जो EV योजनाएं हैं फ्लाइंग फ्ली वाली, उसके बीच उनकी 85% की ब्रांड कंसिडरेशन भी है, जो काफी मजबूत है और ये उन्हें बाजार में एक मजबूती देती है। बिल्कुल। तो एक सोचने वाली बात श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे आयशर नए सेगमेंट्स में जा रहा है, जैसे ये परफॉर्मेंस रोडस्टर, गोरिल्ला 450 और EV की तरफ भी देख रहा है, तो आने वाले दशक में उनके
इस मूल मंत्र प्योर मोटरसाइकिलिंग का मतलब क्या रह जाएगा, ये परिभाषा कैसे बदल सकती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आयशा मोटर्स पर ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।